दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारे प्रधानमंत्री समरकंद में हैं। यह उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, जहां पर शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग चल रही है और इसमें चीन और रसिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। और दुनिया कभी भी यूनिपोलर या मल्टीपोलर शायद नहीं हो पाती है, वह ले दे के दो खेमे में बट ही जाती है। और जैसे हमारे देश में है कि एक का समर्थक और दूसरे का विरोधी जैसा कुछ बन जाता है। तो एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ कोई और देश होता है, वह कभी रसिया होता है तो कभी चाइना और या फिर और कोई देश होगा। क्योंकि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह जो दो पक्ष थे वह रसिया और अमेरिका का था, जिसमें विश्व के अधिकांश देश अमेरिका और रसिया मतलब इन्हीं देशों में किसी न किसी तरफ उनको होना था या यह तय करना था और यह जाहिर करना था। और यह उनकी दुश्वारियां भी थी कि किसी न किसी एक तरफ उनको होना था। हालांकि हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और हम किसी तरफ नहीं रहे, पर यह बात पूरी तरह शायद सही नहीं है, क्योंकि हमारा झुकाव रसिया की तरफ था और रसिया ने समय समय पर हमें सामरिक, आर्थिक और भी जो मदद होती हैं उसने किया। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि जब रसिया के खिलाफ विश्व में कुछ माहौल बने या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हमें रसिया के साथ खड़ा होना है। और हम यूक्रेन संकट में रसिया के साथ खड़े रहे और इसमें हम अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखते रहे हैं। क्योंकि जब यूरोप और अमेरिका ने हम पर आरोप लगाया कि हम रसिया की मदद कर रहे हैं और युद्ध के पक्ष में हम खड़े हैं, तब हमारे विदेश मंत्री ने मतलब एस जयशंकर ने सीधे सीधे कहा कि जिस मदद की बात आप कर रहे हैं और जिस तेल और गैस के खरीदारी की बात कर रहे हैं, वह आज भी यूरोप के देश हमसे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। तो तर्कों और तथ्यों पर भारत के बात को दुनिया ने सुना। और एक सबसे बड़ा कारण यह है हमारा बाजार और हमारी बढ़ती ताकत। पूरी दुनिया में इस समय मंदी चल रही है और दुनिया को मंदी से अगर निकालना होगा तो यह यूरोप और अमेरिका के बस की बात नहीं है। इसके लिए भारत और चीन जैसे देश चाहिए ही चाहिए, और ख़ास तौर पर भारत, क्योंकि जो चीन की अर्थव्यवस्था है और वहाँ की सरकार है और वहाँ की जो चीज़ें हैं वह पूरी तरह से बंद व्यवस्था है। ऐसे में चीन में वास्तव में क्या स्थिति है और वहाँ पर क्या हो रहा है, यह दुनिया को कभी पता नहीं चल सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति वास्तव में कैसी है। यह दुनिया के सामने कभी नहीं आता है। तो वह जिस तरह के समाचार, जिस तरह के फ़ोटो वीडियो चाहता है वही दुनिया के सामने जाते हैं और एक तरह का छलावा वह पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता रहता है। अब पूरे कोरोना की महामारी के दौरान भी देखिए तो चीन का रोल संदिग्ध ही अब तक बना हुआ है। और ताइवान संकट में भी अब सोचिए कि जिस तरह से सेमीकंडक्टर की क्राइसिस आई है उससे दुनिया जूझ रहा और भारत भी। हमने ताइवानीज़ कंपनीज़ के साथ मिलकर भारत में बड़ी सेमीकंडक्टर की कंपनियां लगाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसमें अहमदाबाद में एक बड़ी कंपनी के इस्टेब्लिश किए जाने की अभी घोषणा की गई है। आप गूगल और ट्विटर पर इसे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो भारत का जो बाज़ार है यह भारत की ताकत है। और किसी भी देश की जो सैन्य नीति होती है, विदेश नीति होती है या फिर वहाँ की जो राजनीति होती है, वहाँ का कुशल नेता या नेतृत्व जो होता है, जब अपनी बाज़ार की ताकत को इसे जोड़ लेता है कि अमेरिका या रसिया को हमारी ज़रूरत है, यह हमें साबित करना है। हम सिर्फ लेने वाले नहीं हैं, हम देने वाले भी हैं। क्योंकि अगर आप कुछ बनाते हैं तो आपको बाज़ार चाहिए,
आपको बेचना है और वह बाज़ार हम हैं, हम आपसे खरीद सकते हैं, हम में वो ताकत है खरीदने की, तो दुनिया में पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें खड़ा होना होगा और अपने अनुसार बाज़ार में जाने का मतलब ही होता है बार्गेनिंग करना, कि हम जो खरीदेंगे या फिर जो भी बेचेंगे वह अपनी शर्तों पर बेचेंगे, या फिर जो भी खरीद और बिक्री होगी वह बराबरी के स्तर पर बातचीत के बाद ही होगी, हम आपसे झुकेंगे नहीं। हाँ, अभी तक यही होता था कि भारत की जो नीतियाँ बनती थी वह दूसरे देशों से प्रभावित होकर बनती थी और दबाव में ढेर सारे निर्णय लेने पड़ते थे। पर फिलहाल जो हम कर रहे हैं उसमें निर्णय लेने की हमारी जो ताकत है वह बढ़ी है और हम बाज़ार की ताकत को समझने लगे हैं, क्योंकि हमारे बिना भी दुनिया का काम नहीं चलेगा। अब यूक्रेन संकट को देखिए, हम रसिया के साथ खड़े रहे, वास्तव में हम रसिया के साथ नहीं खड़े थे, हम भारत के राष्ट्रीय हित के पक्ष में खड़े थे और हमने जो भी निर्णय लिया वह अपने नेशनल इंटरेस्ट में लिया और हमने उससे समझौता नहीं किया। यूरोप और अमेरिका के देश भी यही करते हैं, उनकी प्राथमिकता नेशन फर्स्ट, मतलब अपने देश के बारे में पहले सोचना है। और जब हम इस तरह के निर्णय लेते हैं और उसमें अपने आत्मविश्वास को जाहिर करते हैं तो मानी हुई बात है दुनिया हमारी बात सुनती है और उसमें तथ्यों और तर्कों की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया को जो हम समझा रहे हैं वह ऑलरेडी वो समझे बैठे हैं। तो संघाई कोऑपरेशन में देखिए, अभी लद्दाख और चीन के बीच जो हमारा सीमा क्षेत्र है और उसमें अभी जो डिसएंगेजमेंट हुआ है अभी 1-2 दिन में हुआ, तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि संघाई में जब दोनों देश के राष्ट्र प्रमुख मिलेंगे तो कुछ तो उनके पास होना चाहिए बताने और कहने के लिए। और लद्दाख बॉर्डर से हम पीछे हट रहे हैं और चाइनीज़ फोर्सेस भी पीछे हट रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे हमारी ताकत है, हमारे बाज़ार की ताकत है और सैन्य क्षमता है कि अब हम समझौता नहीं करेंगे और हम जो भी वार्ता करेंगे वह बराबरी के स्तर पे करेंगे। और चीन को अब हम लगातार यह बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं और साबित कर रहे हैं, और चीन को ही नहीं दुनिया के सभी देशों को हम यह बात बता रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि हम कोई कमज़ोर देश नहीं हैं। एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र को जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए अब हम वह करने लगे हैं और इसी के कारण अब हमारी विश्व में स्वीकार्यता बढ़ रही है या हम स्वीकार्य और माने जा रहे हैं। आर्थिक मंचों पर अब एक तरफ देखिए हम एससीओ की बैठक में भी बैठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड में भी हम साझेदारी कर रहे हैं और हिंद महासागर में हम एक निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार हैं। सोचिए, जब बाकी जगहों पर या कहीं पर भी कोई विवाद आ रहा है तो हम अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। चीन के साथ डोकलाम में भी जो विवाद हुआ था, अगर चीन सीमा पर घुसने की कोशिश कर रहा है तो हमने मलक्का जल संधि पर अपनी सेना तैनात की। अब दबाव कहीं एक जगह से नहीं आता है कि डोकलाम या फिर लद्दाख में जो चीज़ें हैं वहाँ से अगर चाइनीज़ आर्मी को पीछे हटाना है तो सिर्फ वहाँ के दबाव से नहीं होगा, जब हम उसकी आर्थिक शक्ति और मतलब जहाँ से ताकत आ रही है जब वहाँ पे प्रहार होगा और वहाँ उसे नुकसान पहुँचेगा तब वह आपकी बात सुनेगा। और चीन के मामले में जब चीन ने हमारी बात सुनी या दुनिया ने जब भी हमारी बात सुनी तभी सुनी जब हमने अपनी ताकत को दुनिया के सामने जाहिर किया। और वह ताकत ऐसा नहीं कि एक दिन में हासिल हो गया, यह ताकत हमारे पास पहले भी थी, पर उस ताकत को दुनिया को बताना पड़ता है कि एक बड़ी आबादी सिर्फ भूखे और नंगे लोगों की नहीं है। इस बड़ी आबादी में ढेर सारे डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स सब कुछ हैं। अगर हमारे पास गरीब बड़ी संख्या में हैं तो हमारे पास तकनीक को जानने वाले, मतलब किसी भी क्षेत्र को जानने समझने वाले महारथियों की संख्या भी बहुत बड़ी है जो दुनिया में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और इस निर्णायक भूमिका में हमारे पास बाजार भी है कि एक बड़ी आबादी एक बड़ा बाजार बन जाती है, एक बड़ा मध्य वर्ग किस तरीके से खरीदारी के लिए एक अनुकूल बाजार बन जाता है। तो भारत ने अपनी इस ताकत को समझा, जाना और इसका दोहन करना सीखा है।
बड़ी आबादी सिर्फ समस्या नहीं होती है, बड़ी आबादी को अगर हम एक शानदार मानव संसाधन में परिवर्तित कर ले तो वह हमारी शानदार उपलब्धि होगी। अब सोचिए, हमारा जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा मतलब लोगों में समझ बढ़ रही है। जब समझ बढ़ेगी तो बहुत सारी जो हमारी पुरातन समस्याएं हैं वह कम होंगी और हम उपलब्धि के नाम पर बहुत सारी चीज़ें स्वतः हासिल कर लेंगे और वह महज सरकारी प्रयास और खाना पूर्ति नहीं रह जाएगी। अभी तो शुरुआत हुआ है, फिर ये उपलब्धियां हमें बहुत आगे ले जाएंगी और उसी आत्मविश्वास का नाम भारत है। वह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या क्वाड हो या G7 हो या UNO हो, हम कहीं भी अब झुक के सर झुकाकर बात नहीं करते हैं। अब हम सीना तान के बराबरी पर बात और समझौते करते हैं। और हम हैं क्या, अब यह हमने स्वीकार करना, जानना, समझना और बताना सीख लिया है। सबसे बड़ी बात यही है और इसके पीछे निश्चित रूप से जो नेतृत्व होता है उसका योगदान होता है, यह बात भी स्वीकार करनी होगी। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम का लीजिए, सौरभ गांगुली से पहले हम खेलते बहुत अच्छा था क्रिकेट, इसमें कोई संदेह नहीं, हमारे पास शानदार खिलाड़ी आए, पर लीडरशिप की कमी, हमारे भारतीय खिलाड़ी दबे दबे, डरे डरे, सहमे सहमे से रहते थे। लेकिन सौरभ गांगुली ने टीम में क्या बदलाव किया? सौरभ गांगुली ने लड़ना सिखाया, आंखों में आंखें डाल के देखना सिखाया कि हम कम नहीं हैं और हम पीछे नहीं रहेंगे। जब यह आत्मविश्वास टीम में आ गया तब टीम का देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, कोई भी टीम हो, उसके खिलाड़ियों के साथ और बराबरी में या उनसे कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ हमारी टीम खड़ी होती है, बातें करती है। और मानी हुई बात है, हमारा बाज़ार, हमारी ताकत, हमारा पैसा, वर्ल्ड क्रिकेट को हम चलाते हैं और हम चलाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी हम में होना चाहिए। तब जब जो हमारे बाज़ार की ताकत से चीज़ें चलेंगी तो हम क्यों समझौता करेंगे, हम उसको चलाएंगे और इसी का नाम लीडरशिप है। तो फिर सौरभ गांगुली के बाद सोचिए, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई भी आए, सौरभ गांगुली ने शुरुआत दे दी, वो काम कर दिया कि पूरी टीम में वो आत्मविश्वास भर गया। अब लोगों को पता है कि कप्तान ऐसे ही होता है, टीम ऐसे ही होती है, हमें ऐसा ही बनना है, हमें ऐसा ही करना है, हमें पीछे नहीं देखना है, हम लीडर हैं। यह बात अब मानना शुरू कर दिया है हमने। इसी तरीके से राजनीति में और देश के नेतृत्व में भी होता है। अब मोदी जी से सहमत असहमत और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आंखों में आंखें देखकर बात करना और तन के खड़ा होना, अगर किसी लीडरशिप ने आज़ादी के बाद सिखाया तो वह नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। और अब कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, कोई भी लीडरशिप होगी, उसे वैसा ही बर्ताव करना होगा, क्योंकि एक रोल मॉडल वर्तमान नेतृत्व ने सेट कर दिया है। अच्छा, निर्वाचन आयोग के बारे में सोचिए, TN सेशन से पहले क्या कोई जानता था चुनाव आयोग को कि चुनाव कैसे होता है? लेकिन चुनाव ऐसे ही कराया जाता है और चुनाव आयोग की यही भूमिका होती है। चुनाव आयोग में लोगों का विश्वास और चुनाव आयोग में आत्मविश्वास जगाने का काम अगर किसी ने किया तो वह TN सेशन ने किया था। और अब चुनाव आयोग उस ढर्रे पे चलता है। राजनीतिक दल और नेता उससे अगर गलत हैं तो डरते हैं। तो इस बात के लिए हमें अपने लीडरशिप को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देनी चाहिए कि उन्होंने वो रास्ता खोल दिया है दुनिया में खुद को व्यक्त करने का, कॉन्फिडेंस के साथ चलने का, अपने पहनावा, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करने का कि मैं यह हूँ और इसे ऐसा ही दिखना चाहिए। इसमें कोई शर्म और हीन भावना की बात नहीं है। इसके लिए नरेंद्र दामोदर भाई मोदी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि हम भारतीयों में उस लीडरशिप और सम्मान को उन्होंने जगाया। मतलब वही सोते हुए शेर को जगाना जरूरी होता है ना। तो मोदी जी, आपको शुक्रिया। और हम अब अपनी ताकत को समझ चुके हैं और कोई भी लीडरशिप आगे, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, किसी भी दल का शासन होगा और हम अब ऐसे ही रहेंगे, अपनी ताकत और शक्ति का ऐसे ही एहसास करेंगे और दुनिया में अपनी सशक्त अभिव्यक्ति को बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।